है ना। मतलब ये चीज, ये जो कंक्लूजन, एक सेकंड थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑन होने से बताना सर। स्टार्ट हुआ है सर? यस सर। सर ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। हाँ, तो बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले ही बहुत सारा चीज आप लोगों को बता दिया कि कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जानते हो वो गलत है। प्लीज बात को समझिए सर। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जानते हो वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है। कभी कभी वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है। कभी कभी मार्केट आपके हिसाब से काम नहीं करता है, या फिर जो एज पर दी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सिस्टम होता है उसके हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं करेगा। ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस मार्केट के अंदर होता है, और आपको ये रीड करना पड़ेगा। आपको ये रीड करना पड़ेगा सर। ठीक है, ये होता है सर, ऐसा होता है, और ऐसा हमेशा होके आ रहा है सर। अगर ऐसा होता सर तो फिर बोल रहे आप, थे कि हाँ बोलो सर सर। बोल रहे थे कि क्लास दीजिए ना, एक ग्लोबल मार्केट के ऊपर पूरा क्लास दीजिए ना सर। मतलब ओके सर। यूएस मार्केट, यूके मार्केट का कितना सारा इंडेक्सेस है, कितने कितने सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, सबका थोड़ा क्लास दीजिए ना। ठीक है, मैं आपका बात समझ गया। मैं एक क्लास ऐसा अरेंज करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको ग्लोबल, आप लोगों को ग्लोबल मार्केट हाँ के ऊपर जो भी पैरामीटर्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। हाँ 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 सर प्लीज, ये इम्पोर्टेंट है सर, चाहिए। नहीं नहीं, जरूर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ। ऑब्वियसली, नो डाउट, बहुत इम्पोर्टेंट है point। तो लेकिन ये परसेप्शन जो आप लोगों के मन में आ रहा है ना कि मार्केट तो टेक्निकल के पैटर्न में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि तो फिर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप अभी देख रहे हो शायद, इसलिए आपको लग रहा है कि आप जैसे सोच रहे हो कि जैसे टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में आप जो देख पा रहे हो वो फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि ऐसा हमेशा होता है। ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशंस जा रहा है ना सर मार्केट के अंदर। ठीक है, डेली मार्केट कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा दिखा रहा है खेल, ठीक है, जो लोगों के सोच के बाहर है। ठीक है, आप सोचो ना 2008 में, ठीक है, 2008 में आप लोगों को पता है ना सर 2008 में क्या हुआ था? इसके बारे में मैंने बोला था आपको। 2008 बबल में ब्लास्ट। हाँ, बबल ब्लस्ट हुआ था। ठीक है, 2008 में एक बहुत ही खतरनाक चीज हुआ था, इसमें पूरा मार्केट एकदम धड़ाधड़ गिरता गया, लेकिन इतना भी बहुत फास्ट फास्ट नहीं हुआ था, धीरे धीरे हुआ। और पूरा यूएस मार्केट पूरा खत्म हो गया था। मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मतलब मार्केट खत्म होने का मतलब है कि मार्केट में ब्लीड हो गया था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है सर कि जब मार्केट इस तरह से क्रैश करता है, तो तब कोई भी टेक्निकल पैरामीटर काम नहीं किया होगा, है ना। जब 2008 में पूरा दुनिया को पता है, लेटेस्ट ट्रेंड में अगर इकोनॉमिक रीजंस में, ठीक है, कोरोना रीजंस तो इकोनॉमिक रीजन नहीं है सर। कोरोना रीजन इज अ एंडेमिक है या पैंडेमिक है ना, जैसे वैसे एपिडेमिक है, जो भी बोलो आप। ठीक है, तो ये पैंडेमिक इशूज इज अ डिफरेंट इशू, है ना, वार इशू इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन इकोनॉमिक रीजन जो है, ठीक है, ऐसे पैंडेमिक के ऊपर बेस करके जैसे करेंटली जो हो रहा है ना, ये पैंडेमिक और वॉर का एक इफेक्ट का इकोनॉमिक इश्यूज है। ठीक है, सिमिलरली 2008 में जो हुआ था ये बेसिकली उस टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम था पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उस टाइम पे भी इराक के साथ अमेरिका का, दुबई का कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज तब भी था, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आज भी है। ठीक है, इवन 2002-3 के आसपास का टाइम अगर आपको याद रहेगा, उस टाइम पे लादेन ने जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक किया था। ठीक है, तो वो सब इफेक्ट भी मार्केट में पड़ा है। थोड़ा पुराना बात कर रहा हूँ, बट ये सब मैटर तो इशू करता है ना। क्वेश्चन इज दैट जब ऐसा ऐसा सिचुएशंस मार्केट के सामने आ जाता है, तब मार्केट क्या करेगा? तब आपका कौन सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट काम करेगा सर? ज्योति, बात को समझना। ठीक है, आपको बाइक चलाना आता है, आपको बाइक चलाना आता है, कार चलाना भी आता है, लेकिन जब एब्सर्ड सिचुएशंस आपके सामने आता है, तब कौन सा टेक्निक काम आता है? आता है कोई काम? तब नहीं सर, आपका वो सिर्फ, वो तो ठीक है सर, वॉर या रिसेशन जब चलता है तब तो ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा और क्रैश होता है, ठीक है। बट अभी तो एक नॉर्मल कंडीशन चल रहा है ना सर, ऐसा तो कुछ वॉर नहीं है, कोई रिसेशन भी नहीं नहीं है। सर, वार नहीं है अपना ये इकोनॉमी सर। अ, नहीं, बट ये यूएस सिर्फ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मैटर नहीं है ना। दिस इज नॉट जस्ट एन इंडियन इकोनॉमी। ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये थोड़ी ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के बेस में चलता है। आज इंडिया का हाँ मैक्सिमम बाहर। बिजनेस तो, हाँ, बोलो सर, बोलो, आप बोलो। हाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया सर, पहला बात। और यहाँ पर सब ट्रेड भी सर बाहर से होता है, मैक्सिमम ट्रेड रिलेशन सबका इंडिया के साथ अच्छा ही है।
ग्लोबल पैरामीटर्स तो इसमें वर्क करता है, ठीक है, मानते हैं। बट अभी तो एक नॉर्मल कंडीशन चला ना इंडियन इकोनॉमी में, कोई वॉर नहीं है, कोई रिसेशन नहीं है, अभी बैंक इंटरेस्ट का थोड़ा सा हाइक हुआ, तो ये तो नॉर्मल मार्केट में चलते ही रहता है। कुछ मेजर कोई इम्पैक्ट तो नहीं ना हुआ इकोनॉमी में सर, कि हमेशा मार्केट रिट्रेस ही कर रहा था, अभी भी रिट्रेस ही कर रहे जा रहा है, उठ ही नहीं रहा। ये एक्चुअली मतलब रिसेंटली जो हुआ कभी है वो एक्चुअली गैप अप गैप एफआईआई। डाउन से बहुत डर लगता है सर, यही तो रोज का खेला हो रहा है सर। 400 पॉइंट नीचे चले आ रहा है, 400 पॉइंट ऊपर चले आ रहा है रोज, समझ एवरीडे। सकता हूँ। हाँ बोलो सर, बोलो। तो फिर अभी जो सिचुएशन है मार्केट सिनेरियो जो भी है, तो फिर इसमें तो रिस्क एवर्स होकर के आज जो ट्रेड बनता है ऑब्वियसली, उसके पे ही, ऑब्वियसली, एकदम मतलब सर। प्रीवियस कैंडल के बेसिस पे आज के लिए ट्रेड नहीं लेने में ही वो है। आज जो ऑब्वियसली सर, स्टार्ट होगा उसके बेसिस पे आज के लिए ही ट्रेड करना सेफ है। जब जब सिचुएशन एवर्स है, जब सिचुएशन एवर्स है तो ऐसे सिचुएशंस में नो डाउट सर कि आपको मतलब रिस्क एवर्स होके ही काम करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस हम लोगों के साथ नहीं चल रहा है ना, वो तो दिखाई दे रहा है ना कि मार्केट में पूरा प्रेडिक्शन फेलियर हो रहा है। इसका मतलब ऐसे सिचुएशंस में आपको रिस्क एवर्स होना ही ज्यादा बुद्धिमानी का बात है ना, ज्यादा बुद्धिमानी का बात है। तो यही तो है सर, ये देखो सर, आप लोग अभी न्यू कमर हो मार्केट में, अभी आप लोग मार्केट के साथ इतना ऐड पर नहीं हो पा रहे हो, यही तो है सर। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इंसान को यही चीज दे के जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बन जाओगे ना, एक्सपीरियंस बंदा बन जाओगे ना, तो आपको मार्केट के ये जो इस तरह का जो मार्केट के अंदर होता है ना, इसके साथ आपको क्या करना चाहिए, इसका एक आइडिया आप लोगों को लगेगा सर, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा कि आखिर जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में जाएगा तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आप लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ेगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर, जैसे सुमित जी ने मुझे बताया, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है ना, इंडियन मार्केट में जो रिसेंट सिचुएशंस हुआ है, अगर आप इसको देखोगे, इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ा है कि एफआईआई का जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट था ना, काफी ज्यादा एफआईआई विथड्रॉल हुआ है सर, काफी ज्यादा, मतलब सेल बहुत ज्यादा हुआ है। और उसी का रीजन है कि मार्केट में जो करंट ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक है, मैं ये ग्लोबल पैरामीटर का इफेक्ट के बारे में आपके साथ एक डिस्कस जरूर करूँ। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है सर? लेटेस्ट क्या है, मैं कुछ दिनों से ठीक ठाक से ट्रैक भी नहीं कर पाया। सर 17,012 का लेवल में 17012, 17,000 का लेवल पकड़िए ना। बेसिकली आप ये देख सकते हो सर, ये रिसेंटली बेसिकली वो अपना रिट्रेसमेंट जोन में है। आप फिबोनाची को यूज कर रहे हो सर? देखो फिबोनाची कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, मुझे लग रहा है फिबोनाची ऑलमोस्ट काम कर रहा है। आप देखोगे लास्ट कुछ हफ्ते का अगर आप यूज करोगे मंथ का, फिबोनाची काम कर रहा है सर, ठीक है। चलो ठीक है सर, धीरे धीरे और आदत हो जाएगा आप लोगों को। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चौथा आवाज पच्चीस ना, चौथा बुझते 25। है सर। अच्छा देखो, हम लोग दुर्गा पूजा से पहले इस पॉइंट पे छोड़े थे, वोलेटिलिटी के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं कुछ, आज थोड़ा सा धीरे धीरे ही बात कर रहा हूँ सर, इतना फास्ट बोलने जाऊंगा ना वो बहुत ज्यादा खांसी आ जा रहा है, तो धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। जैसे दुर्गा पूजा से पहले हम लोग वोलेटिलिटी के एप्लीकेशंस के बारे में काफी डिटेल्स में बात किया था, आप लोग को याद होगा, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, ठीक है। वोलेटिलिटी एप्लीकेशंस के बारे में जब मैंने बात किया था, तो मैंने आप लोगों के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में बात किया था। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में तीन तरह का स्टैंडर्ड डिविजन्स देखने को मिला था, एक 68%, एक 95%, एक 99.7%, मतलब 1 SD, 2 SD, 3 SD। इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, हो सके तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया था कि आपको किस लेवल पे, मतलब एक्सपायरी डेट के ऊपर डिपेंड करके आप किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का ये इस्तेमाल कर सकते हो। ये मार्केट में बहुत पॉपुलर टेक्निक है, ठीक है। स्पेशली फॉर ऑप्शन ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में आप एज ए ऑप्शन ट्रेडर कैसे मार्केट को यूज कर सकते हो। आप रिवाइज करते जाइए सर, आपको मैं, आप इतना बिलीव रख सकते हो कि अगर आप एक ही चीज को बार बार रिवाइज करोगे ना, और उसी चीज पे अगर आप अपना
पकड़ को बनाओगे ना, मैं आपको बोलता हूँ सर, आप करके देखिएगा, आपको मार्केट में बहुत सक्सेस मिलेगी। ठीक है, प्रॉब्लम ये है हम लोग एक पर्टिकुलर चीज जो सीखते हैं ना उस पर फोकस नहीं करते हैं, और हमें लगता है कुछ और चीज सीख के शायद कुछ तीर मार लेंगे। ये प्रॉब्लम है, ये आपका, आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा भी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम एवरेज लोगों का यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा हमेशा लगता है कि कुछ नया करेंगे तो शायद कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जो पुराना चीज है जिसको हम लोग सीख के आए हैं उसको अगर उस पर फोकस करके अगर हम उस पर अपना मतलब स्ट्रॉन्ग हेल्थ मतलब स्ट्रॉन्ग जोन बना पाते हैं ना, तो उस वही मुझे हेल्प करेगा। बट हमें हमेशा लगता है ये इंसान का ना, एक ह्यूमन का एक अद्भुत कैरेक्टर है। अद्भुत कैरेक्टर मतलब मैक्सिमम एवरेज ह्यूमन का कैरेक्टर ऐसा होता है कि उनको लगता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, जो मुझे आता है उससे कुछ नहीं होगा, जो मुझे नहीं आता है शायद मैं उसी से कुछ कर डालूं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। मतलब जो जो पास में होता है ना हम उसको नहीं देखते, जो जो पास में नहीं होता है उससे हमें लगता है कि शायद जो नहीं है इसी कारण नहीं हो रहा है, या मुझे जो नहीं पता शायद इसके कारण मैंने प्रॉफिट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे जो पता है मैं उसके ऊपर बेस करके भी चार चक्का लगा सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पर बिलीव क्रिएट नहीं कर पाते, और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग फेलियर क्यों हो जाते हैं, ज्यादातर लोगों को एवरेज क्यों लगता है, इसीलिए वो एवरेज बन जाते हैं क्योंकि वो अपने आप पे बिलीव नहीं करता है, अपने नॉलेज पे, अपने नॉलेज को डेवलप नहीं करता, अपने जिस एरिया में उसने नॉलेज को डेवलप किया है ना उस पर फोकस नहीं करता है। उसको लगता है कि नहीं ये नहीं पता मुझे तो मतलब इसका कारण ही होगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको पता है मतलब वो कुछ ज्यादा कर लेगा। ये एक नॉर्मल परसेप्शन आपको बताया मैंने, और ऐसा मैंने देखा भी। ठीक है, ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। तो वोलेटिलिटी एप्लीकेशंस के बारे में तो मैंने काफी बात किया आपसे। वोलेटिलिटी एप्लीकेशंस के ऊपर बेस करके जो लास्ट 3-4 क्लासेस हुआ है ना, एक हुआ आपका वोलेटिलिटी बेसिक्स, वोलेटिलिटी का कैलकुलेशंस, वोलेटिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वोलेटिलिटी का एप्लीकेशंस, और फिर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सर भेगा के बारे में। ऐसे ग्रीक के बारे में बात हो रहा था ना सर, ठीक है, ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात हो रहा था, और ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा गामा थीटा, ठीक है, जिसके बारे में मैंने काफी समय दिया आप लोगों के साथ, कि डेल्टा के ऊपर मैंने काफी डिस्कस किया। ठीक है, गामा के बारे में काफी डिस्कशन हुआ, डेल्टा गामा थीटा जिन लोगों का नहीं हुआ वो बाद में फिर से करेगा या रिवाइज तो करेगा ही। ठीक है, तो डेल्टा गामा थीटा, ठीक है, ये तो 3 चीज पे बात हुआ ही है, लेकिन वोलेटिलिटी जिस पे मेनली फोकस करके काम करता है उसका जो एप्लीकेशन एरिया है उसमें वेगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं बस भेगा के बारे में थोड़ा बात करने जा रहा हूँ आपसे। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देके सुनिए कि भेगा कैसे काम करता है। ऐसे भेगा कैसे काम करता है वो ऑलरेडी पता चल गया आप लोगों को, बट भेगा का एप्लीकेशन एरिया में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेसिकली वोलेटिलिटी का जो टाइप्स होता है ना सर, वोलेटिलिटी का टाइप्स, ठीक है, ये वोलेटिलिटी टाइप्स जो है ये बेसिकली भेगा के साथ जाता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि सर वोलेटिलिटी टाइप्स मींस, चलो देखते हैं क्या क्या टाइप्स के बारे में मार्केट बात करता है। मार्केट बहुत कुछ बोलता है सर, मार्केट का कहने का अंत नहीं है। मार्केट है, क्या क्या नहीं बोल के निकल जाता। The last few chapters have laid a foundation of shorts to help us understand volatility better. Yes, हम लोगों ने काफी volatility जाना, कैलकुलेशन भी सीखा। We now know that what it means. अब इसको हम लोग समझना पड़ेगा कि volatility को कैसे समझे, how to calculate the same and use the volatility information for building trading strategy. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में volatility informations को यूज करना। It is now time to steer back to the main topic option Greek and in particular the fourth option Greek Vega. Delta, gamma, theta and now Vega. Delta, gamma, theta and now Vega. So before we start digging deeper into Vega, we have to discuss one important topic. Quentin Tarantino. ठीक है, I don't know क्या है ये, चलो देखते हैं। क्विंटिन टैरेंटिनो एंड हिज मूवीज, एक मूवी है, चलो क्या है मूवी। इस मूवी में क्या हुआ था अगर आप हो सके तो देख सकते हो, लेकिन मूवी का कहानी क्या है चलो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर क्या है सर, क्विंटिन टैरेंटिनो इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड। ठीक है, इसके बारे में आप चाहो तो जानकारी ले सकते हो, सारा में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हॉलीवुड का बहुत ही फेमस एक टैलेंटेड डायरेक्टर माना जाता है। ही इज द मैन बिहाइंड सुपर कल्ट फ्लिक्स सच एज पल्प फिक्शन, किल बिल, रिजर्वायर डॉग्स। ठीक है, ये सब कुछ फेमस हॉलीवुड मूवीज है। ठीक है, इफ यू हैव नॉट वॉच दिस मूवीज आई सजेस्ट यू ऑब्वियसली देखो। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, सर फर्क पड़ता है, बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा सर, इट इज नोन फैक्ट दैट व्हेन
Quentin Tarantino directs a movie, he keeps all the production details under wraps until the movie trailer hits the market. ध्यान से समझना, सारा प्रोडक्शन का डिटेल्स, मतलब एक मूवी को बनाने में जितना प्रोडक्शन डिटेल्स काम करता है, सारा चीज वो रैप अप करके रखता है, ठीक है, रैप के अंदर रखता है, मतलब बाहर नहीं लाता, ठीक है, until the movie trailer hits the market. Only after the trailer is out, people get to know the name of the movie. मतलब जब तक ट्रेलर नहीं आता तब तक मूवी के बारे में किसी को नहीं पता चलता. स्टार कास्ट डिटेल्स, मतलब कौन कौन मूवी में है, ब्रीफ स्टोरी लाइन, मूवी लोकेशन एटसेट्रा. However, this is not the case with the movie he is directing these days. ठीक है, जैसे कि हेटफुल 8 ड्यू टू बी रिलीज्ड ऑन दिसंबर 2015 में आया था. Somehow everything about the हेटफुल 8 मैं आपको मूवी का कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ वेगा का कुछ कनेक्शन है. ठीक है, ये जो मूवी लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप इसको इंडियन बॉलीवुड मूवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो या बंगाली मूवीज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. जिसको जो मूवी लाइन पसंद है वो कनेक्ट कर सकता है. हॉलीवुड के साथ जो पसंद करता है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, बंगाली मूवी, तमिल मूवी, आजकल साउथ का मूवी बड़ा चल रहा है सर. ठीक है, RRR क्या क्या सब मूवी आया, बहुत हिट किया सर. ठीक है, तो एक मूवी इस डायरेक्टर ने लाया जिसका नाम है हेटफुल 8 2015 में. द स्टार कास्ट, स्टोरी लाइन, लोकेशन एटसेट्रा इज लीक्ड. किसी कारण से इसका डिटेल्स लीक हो गया. मतलब एक्चुअली इस डायरेक्टर जिस तरह से काम करता है उसके ऑपोजिट में हो गया. ठीक है, मतलब नॉर्मली डायरेक्टर सारा चीज रैप करके रखता है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, लीक हो गया. Hence people already know what to expect from the Tarantino, है ना, बिकॉज Tarantino से क्या मिलने वाला है वो एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, मतलब ऑलरेडी पता चल गया. Now given that most of the information about the movie is already known, there are wild speculation about the box office success of his upcoming movie. ठीक है, मतलब आप इसके बारे में एक आइडिया लगा सकते हो कि इस मूवी का इस बार सक्सेस क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. ठीक है, मतलब ये एक स्पेकुलेशन बन सकता है कि क्योंकि ऑलरेडी पता चल चुका है, सीक्रेट बहुत कम रहा है, तो क्या सक्सेस कितना बन सकता है. अब इसमें आपको ये देखना है सर, वी कुड डू सम एनालिसिस ऑन दिस. यहाँ पर कुछ देखना है सर, इस डायरेक्टर का पास्ट मूवीज का इफेक्ट क्या रहा. ध्यान से समझना, यहाँ पर बात मूवी का चल रहा है, बट आप स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में भी सिमिलर पैटर्न फील कर सकते हो. ठीक है, ऐसे मानो पास्ट मूवीज, वी नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ टैरेंटिनोस प्रीवियस मूवी वर सक्सेसफुल. जैसे अगर हम लोग बंगाली मूवी में बात करें तो एक फेमस डायरेक्टर का मुझे नाम याद आ रहा है सर, मतलब बंगाली प्राइड बोल सकते हो आप, ऑब्वियसली, नो डाउट, इवन वर्ल्ड प्राइड, इंडिया प्राइड, सत्यजीत रॉय. नाम सुने हो ना सर आप लोग? हेलो, यस सर. है ना, तो बच्चा बच्चा जानता है. बच्चा बच्चा जानता है, बिल्कुल. ठीक है, तो कहने का मतलब है सत्यजीत रॉय का तो मतलब कोई भी मूवी अगर मुझे मिलता है तो मैं अगर बाई चांस उसको नहीं देखा तो मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि सत्यजीत रॉय की मूवी आपको कभी ना निराश नहीं करेगा. ठीक है, मतलब आप कुछ तो मिलेगा आपको मूवी के अंदर से, जेन्युइनली मिलेगा. और मुझे तो बचपन वाला मूवी ज्यादा अच्छा लगता है. बचपन में सत्यजीत रॉय का कुछ फेमस मूवी देखता था, जैसे अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखिएगा. एक है आपका हीरोक राजा देसे. ठीक है, हीरोक राजा देसे इज अ वेरी ग्रेट ग्रेट मूवी सर. ऐसे कहते हैं चिल्ड्रन मूवी है, बट बड़े बड़े को मतलब दिमाग खराब कर सकता है. ठीक है, मतलब स्टोरी लाइन जो है चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है, बट इट्स नॉट अ चिल्ड्रन मूवी. मतलब काफी मैच्योर कॉन्सेप्ट है. आज के पॉलिटिकल जो ड्रामा देखने को मिलता है ना, उसके साथ एकदम बिल्कुल सटीक बैठता है. ठीक है, हीरोक राजा देसे उसका कुछ सीरीज है. एक्चुअली ये सीरीज जो है ये गुपी गायन बाघा बाइन सीरीज के अंदर आता है. ठीक है, गुपी गायन बाघा बाइन, दो कैरेक्टर है मूवी में, बंगाली कैरेक्टर है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग सर. और एक फेलुदा सीरीज था. ठीक है, फेलुदा सीरीज तो मतलब सत्यजीत राय का खुद का अपना लिखा हुआ भी है, और सौमित्र चैटर्जी ग्रेट बंगाली एक्टर. ठीक है, मतलब बंगाली भी है और काफी फेमस भी है, मतलब बंगाल में काम करके वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है सौमित्र चट्टोपाध्याय. तो कहने का मतलब है कि ऐसे डायरेक्टर का मूवी जब आता है ना, तो उसका एक प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर आ जाता है कि भाई सत्यजीत रॉय काम कर रहा है, किसको लेके काम कर रहा है. ठीक है, इट्स लाइक जस्ट टैरेंटिनो जैसे डायरेक्टर, जैसे कि आप देख रहे हो, जो एग्जांपल मैं आपके साथ ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा इंडियननेस के कारण मैं आपको बताया कि जैसे 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 हिंदी मूवी में कुछ फेमस डायरेक्टर है ना. ठीक है, जैसे रिसेंट ट्रेंड में मुझे सुजीत सरकार का मूवी का डायरेक्शन अच्छा लगता है, जिसने पीकू बनाया, जिसने मद्रास कैफे बनाया. ठीक है, ये करंट लेवल में मुझे एक अच्छा डायरेक्टर लगता है बॉलीवुड में. फिर बॉलीवुड में कुछ और डायरेक्टर, मतलब रिसेंट ट्रेंड में और कौन अच्छा है, अच्छा बहुत सारे हैं, बट एक दो याद आ रहा है अभी, काफी दिनों से कल्चर नहीं किया तो भूल गया. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, कि जब कोई मूवी का ऐसा आता है ना, तो उसमें पास्ट मूवी उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का कैसा था. ठीक है,
We know almost all of Tarantino's previous movies were successful. So based on his past directional performance, we can be reasonably certain that The Hateful Eight is likely to be a hit, box office hit. मतलब ये एक प्रेडिक्शन तो बनता है ना सर, कि अगर इस डायरेक्टर का पिछला मूवीज अच्छा गया है, हिट किया है, तो हो सकता है कि आगे जो आने वाला है वो भी हिट जाएगा. सिंपल प्रेडिक्शन. ठीक है, स्पेकुलेशन है बट एक कैलकुलेटिव स्पेकुलेशन है. लेकिन सर आजकल कुछ बात बन नहीं रहा. जैसे आमिर खान का मैक्सिमम मूवी हिट गया ठीक है, लेकिन आमिर खान का रिसेंट मूवीज हिट नहीं जा रहा है ना. लास्ट 2 मूवीज अगर देखा जाए, ठीक है, आमिर खान का बहुत ही बेकार गया है. एक है आपका वो अमिताभ बच्चन के साथ एक मूवी किया था ना कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, क्या नाम था मूवी का, काफी बड़ा स्टोरी लाइन था, कोई फॉरेन मूवी कोई डब मतलब बेसिकली कॉपी करके बनाया था. इस बार भी जो बनाया वो भी वही है, फॉरेस्ट गम को कॉपी करके बेसिकली इंडियन वर्जन बनाया रिसेंटली. लाल सिंह चड्ढा उतना हिट नहीं कर पाया, बॉक्स ऑफिस हिट नहीं हुआ. इससे पहले भी एक मूवी आया था, कुछ नाम भूल जा रहा हूँ मैं, ब्रिटिश पीरियड के एक स्टोरी लाइन पे बना हुआ है, लेकिन फॉरेन मूवी के बेस पे बना हुआ है, लेकिन हिट नहीं किया था. अमिताभ बच्चन भी थे मूवी में, बट अमिताभ बच्चन आमिर खान भी थे, लेकिन फिर भी मूवी हिट नहीं किया सर. ठीक है, तो ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशंस होता है सर. ठीक है, ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशंस होता है, बट मार्केट में एक्सपेक्टेशंस होता है कि अगर आमिर खान का मूवी है तो हिट करेगा. ठीक है, अब वो अलग चीज, कुछ पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा है आमिर खान का, कुछ कमेंट को लेके भी कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, में उस पर नहीं जाता, बट दैट इज दैट ऑल्सो इफेक्ट है ना. जैसे आमिर खान ने कुछ ऐसा ऐसा बात किया ना, इंडिया में सेफ नहीं लग रहा है, समथिंग लाइक दैट. हाँ, मतलब आप ऐसा बात करोगे तो फिर मुश्किल तो है. ठीक है, इंडिया में सेफ नहीं लग रहा, यही इंडियंस ने ही आपका मूवी इतना दिन चलाया है, लेकिन और आप ही कमेंट कर रहे हो कि इंडिया में सेफ नहीं लग रहा है. तो वट एवर, लेकिन क्वेश्चन इज दैट ये सारा मैटर इम्पैक्ट डालता है. ठीक है, आप देखो क्या क्या चीज इम्पैक्ट डाल रहा है ना. जैसे सोशल मीडिया, ये जो इम्पैक्ट रिसेंटली दे रहा है ना आमिर खान के मूवीज में, ठीक है, ये क्या है, सोशल मीडिया इम्पैक्ट. यूट्यूब में आमिर खान के मूवी पे क्या चल रहा है, हाँ, बैन कर देते हैं, चलो बॉयकॉट करते हैं, और बॉयकॉट का इफेक्ट दिख भी रहा है सर. ठीक है ना, क्वेश्चन इज दैट कि, लेकिन सर पहला कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर मूवी पहले अच्छा किया है, आगे भी अच्छा करे. नेक्स्ट इज मूवी एनालिस्ट का फोकस्ड. There are these professional Hollywood, Bollywood movies analysts who understand the business of cinema very well. Some of these analysts are forecasting that The Hateful Eight may not do well. किसी किसी को लग रहा है अच्छा नहीं करेगा, किसी किसी को लग रहा है अच्छा करेगा. जैसे हमारे यहाँ पर भी मूवी में आजकल एनालिस्ट लोग बात करता है. सोशल मीडिया इफेक्ट जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है. इफ यू लुक एट द डिस्कशन ऑन द हेटफुल एट, या फिर रिसेंट लेवल में लाल सिंह चड्ढा इन इंडिया ऑन सोशल मीडिया साइट्स सच एज ट्विटर, फेसबुक, you would realize that a lot of people are indeed excited about the movie. कुछ लोग excited होते हैं, कुछ लोग अगर पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है तो बॉयकॉट करते हैं. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि गोइंग बाय द रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया, वो भी हिट करता है मार्केट को. ठीक है, एंड द लास्ट में आता है सर एक्चुअल आउटकम. ठीक है, irrespective of what really is being expected, once the movie is released we would know if the movie is hit or flop. Of course, this is the final verdict for which we have to wait till the movie is released. Tracking the eventual fate of the movie is not really our concern. ध्यान से सुनना बात. एक मूवी का जो किस्मत है, एक मूवी का इवेंचुअल फेट डिसाइड करना हमारा मेन बात नहीं था. Although I am certainly going to watch the movie, लेकिन हम लोग इसका मूवी को देखने जाएंगे. So given this, you may be wondering why we are even discussing Quentin Tarantino और सत्यजीत रॉय और आमिर खान. ठीक है, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं सर ऑप्शंस एंड वोलेटिलिटी. वेल, दिस इज जस्ट माय अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोलेटिलिटी दैट एग्जिस्ट. इस तरह का वोलेटिलिटी मार्केट में चलता है. तो क्या क्या वोलेटिलिटी नजर आया सर? एक है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी. हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स, कोई पर्टिकुलर स्टॉक प्रीवियसली कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस में आप उसका प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को डिसाइड करते हो. फोरकास्टेड वोलेटिलिटी मतलब अपकमिंग जनरेशन, मतलब एनालिस्ट के कहने पे, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के कहने पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड में जैसे सोशल मीडिया वगैरह में वो लोग कैसे इम्प्लाई कर रहे हैं. एंड लास्ट में आता है किस तरह से ये सब काम करता है. तो वोलेटिलिटी कितना हो गया सर? एक मूवी के आउटकम से भी आप देख पा रहे हो सर कि वोलेटिलिटी क्या क्या हो सकता है. इवन जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाओ, जब किसी स्टॉक में ट्रेड लेने जाओ,
तो आपको भी उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस करना चाहिए। पास्ट मूवीज इक्वल्स टू हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, एनालिस्ट फोरकास्ट मतलब फ्यूचर फोरकास्टिंग, ठीक है, मतलब फ्यूचर फोरकास्टिंग के ऊपर बेस करके, सोशल मीडिया मतलब इम्प्लाइड एंड द एक्चुअल आउटकम। तो क्या क्या वोलेटिलिटी निकला? फर्स्ट थिंग हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इज सिमिलर टू जजिंग द बॉक्स ऑफिस सक्सेस, जैसे कि हेटफुल एट और लाल सिंह चड्ढा, ऐसे कहा गया था लाल सिंह चड्ढा के बारे में कि उतना सक्सेस ना भी बन सकता, ठीक है। ऊपर से करीना कपूर ने भी कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर दिया, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है ना देखे, ऐसा ऐसा बात कर दिया था, ठीक है। तो judging the box office success, the Hateful Eight based on Tarantino's past directional venture in the stock market world, we take the past closing price. Stock market में क्या देखना चाहिए? Past closing price of the stock or index and calculate the historical volatility. मतलब इससे पहले सर ये पर्टिकुलर लाल स्टॉक, सिंह चड्ढा में क्या क्या दिखाया गया सर? एक्चुअली पता नहीं है क्या है इस फिल्म में। सर मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है, मुझे भी एग्जैक्टली इसका स्टोरी लाइन नहीं पता, ठीक है। आप चाहो तो खालिस्तानी देख, खालिस्तानी बनाया क्या ये आमिर खान? नहीं खालिस्तानी वाला, खालिस्तानी कॉन्सेप्ट नहीं है, और आई डोंट नो क्या है। नहीं, कंट्रोवर्सी हुआ हम भी सुने, लेकिन हम देखो क्या नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है वो फिल्म उसका। मेन कंट्रोवर्सी मुझे जितना लगता है कि एक्चुअली आमिर खान का कुछ कमेंट के कारण ही मेनली प्रॉब्लम हुआ है रिसेंटली, ठीक है। आमिर खान अच्छा खासा पॉपुलर एक्टर था, लेकिन स्पेशली तीन खान का ही थोड़ा सा मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। तीन नहीं, खान वो का ही सुन रहा है कि ये फिल्म में कुछ सोसाइटी का सेंटीमेंट को ऊपर लेके हट करके फिल्म बनाया है, हो सकता है, रिलीजियस सेंटीमेंट पे। हो सकता है, आई डोंट नो सर, पता लेकिन मैंने तो देखा नहीं सर अभी भी, बट हम भी नहीं देखे, देखेंगे, देखना भी नहीं है सब। नहीं बात ऐसा नहीं है, मैं तो देख लेता हूँ, ऐसा बात नहीं है, बट पॉइंट इज दैट मैं आपको एनालिसिस जो चलता है मार्केट किस तरह से काम करता है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लाल सिंह चड्ढा का अगर आप बॉक्स ऑफिस देखोगे उतना सक्सेसफुल नहीं गया है सर, मतलब आमिर खान का मूवी जिस लेवल में जाता है उस लेवल पे नहीं गया है। मतलब एक मूवी को एनालिसिस करना और एक स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। ऐसे एक अमेरिकन फिल्म है फॉरेस्ट गंप बोल के, ठीक है, उसी से लिया गया है। ये बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी है सर, ठीक है, बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी है, इसी से इसको कॉपी किया गया इसका स्टोरी लाइन, ठीक है। इसका स्टोरी लाइन एग्जैक्टली फॉरेस्ट गंप पे क्या है ये देखो, आप देख सकते हो चाहो तो। इसका बॉक्स ऑफिस सक्सेस कितना रहा सर? बजट था 180 करोड़ का, 129 में ही खत्म हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ का लॉस में है। इंडिया से ज्यादा सक्सेसफुल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मतलब आउटसाइड इंडिया में ज्यादा सक्सेस रहा इसका, इतना मुझे पता है। मैं इसका एक डेटा देख रहा था कभी कि इंडिया से बाहर ज्यादा सक्सेस रहा, इंडिया में इसका बिजनेस बिल्कुल बहुत खराब रहा, लेकिन इंडिया से बाहर बिजनेस अच्छा किया है, इसका मुझे पता है। जैसे ये देखो, ये सब एनालिस्ट लोग हैं, ठीक है, ये सब रेटिंग दे के रखा है, ठीक है। पॉलिटिक्स के ऊपर देखो बीजेपी के ऊपर ब्लेम है, ठीक है। बीजेपी बॉयकॉट करने बोला था, ठीक है, क्योंकि कुछ एंटी हिंदू ऐसा कुछ बात है, आई डोंट नो क्या है, ठीक है। कई कई बार तो जानबूझ के पॉलिटिकली करते हैं, ठीक है। बॉक्स ऑफिस में लाल सिंह चड्ढा 11.70 करोड़ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस ओनली, ठीक है, मतलब बहुत खराब परफॉर्म किया है सर, ठीक है। और फॉरेन में थोड़ा अच्छा किया है सर, 69.92 करोड़, 69.90 करोड़ फॉरेन में किया है, ठीक है। और इंडिया में बहुत खराब परफॉर्म किया, ओवरऑल 37.96 करोड़ टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन है अभी तक, और तो मार्केट नहीं है इसका। अब देखो दिवाली के टाइम पे चल पाता है कि नहीं चल पाता, बट मुझे लगता है और तो टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल मूवी का लाइन लगा हुआ है। बेसिकली लॉस में चला गया सर, बेसिकली लॉस में चला गया। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन यही है सर कि जिस तरह से आप एक मूवी को देखा ना, जिस तरह से आपने एक मूवी को देखा, इसी तरह से ना आप स्टॉक को भी देखो। आप ट्रेडिंग करने के टाइम पे भी उसको उसका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी चेक करना, ठीक है। तो कैसे चेक करना होता है वही मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट ये सब चीज कनेक्टेड है सर। तो हमें क्या करना चाहिए? वी टेक द पास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक और इंडेक्स and calculate the historical volatility. You recall we discussed the technique of calculating historical volatility in chapter 16, already बात कर चुके हैं
Historical volatility is very easy to calculate and helps to most of the day-to-day requirement. For instance, historical volatility can somewhat be used in the option calculator to get a quick and dirty option price. ठीक है, मैं इसके बारे में ये जो मतलब dirty options price वगैरह के बारे में अगले क्लासेस में चर्चा करूंगा. नेक्स्ट बात आता है सर फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी. फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी ये जैसे कि एनालिस्ट के कहने पे क्या हो सकता है. फोरकास्ट एनालिस्ट अपना रेटिंग देता है, रेटिंग देके बताते हैं कि मूवी चलेगा कि नहीं चलेगा, वो पहले देख लेता है फिर उसका एनालिसिस देता है. Is similar to the movie analyst attempting to forecast the fate of the Hateful Eight or Lal Singh Chaddha. In the stock market world, analysts forecast the volatility. जैसे एक स्टॉक आया या आ रहा है, आप लोगों को पता है ट्रैक्शंस बोल के कुछ नाम है कंपनी का, मैं देखा नहीं पूरा क्लियरली, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ. चला गया शायद, इसका आईपीओ डेट भी चला गया. नहीं अभी है, नहीं सर चला गया. ट्रांजैक्शन क्या बोलेंगे इसको, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. सर काल के लास्ट डेट छिलो कई इसका किसी ने लिया सर? सर लेने लायक मुझे नहीं लगा, मैं थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख रहा था, लेने लायक इसका इंफॉर्मेशन नहीं लगा. हाँ ऐसे इसका इंडिया में मोनोपोली रहेगा, फ्यूचर है बिजनेस का, बट करेंट सिचुएशंस में इसका जो बिजनेस सिचुएशंस या मार्केट सिनेरियो है, इंडिया में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. ये बेसिकली एक डेटाबेस प्रोवाइडर कंपनी है. ये बेसिकली एक डेटाबेस प्रोवाइडिंग कंपनी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में काम करता है. बेसिकली ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर है, मतलब इंटेलिजेंस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट करता है और बड़े बड़े कंपनी को डेटा प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसमें वर्ल्ड में बड़े बड़े प्लेयर है, इंटरनेशनल मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर है जो इंडियन मार्केट में नहीं है, बट इंडिया में ये एक इमर्जिंग मार्केट, मतलब ये इसका फ्यूचर है बिजनेस का, नो डाउट है. ठीक है, 3271 3271 यूजर्स है इसका. ये ट्रैक्शन, ये फ्लिपकार्ट का जो दो फाउंडर है ना, सचिन बंसल और बिनी बंसल, जिन्होंने फ्लिपकार्ट को बनाया, उसी ने इसको बनाया, मतलब बैक किया इस कंपनी को बिल्डअप करने. इवन रतन टाटा का भी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, मैंने सुना. ठीक है, लेकिन बात ऐसा है कि कंपनी का जो करेंट सिनेरियो है, प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंक, कॉर्पोरेट अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, एक्सेलेरेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स, ये बेसिकली इनका कस्टमर्स है. ठीक है, मतलब बड़े बड़े प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स, मतलब जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो भी, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब जो बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब इसका कस्टमर है. करेंटली जो इनका 3.87 करोड़ का शेयर है, 3.87 करोड़ शेयर में 310 करोड़ का अमाउंट है टोटल, जो इसका बेसिकली ऑफर फॉर सेल के लिए आ रहा है. मतलब ये एक भी पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा. यही थोड़ा सा चिंता का विषय है इसका स्टॉक मार्केट एंट्री में, कि ये जो इतना अमाउंट उठाने के लिए आ रहा है ना सर, 310 करोड़ के आसपास, ये 310 करोड़ ये एक्चुअली अपने काम पे यूज नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल. जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हो उनको बहुत अच्छे से पता है ऑफर फॉर सेल क्या होता है. ऑफर फॉर सेल क्या होता है सर, कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी पैसा रेज करेगा, ये जो पुराना इन्वेस्टर है ना, उन्हीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जो ओल्ड इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी में इतना दिन से पैसा लगा के रखा है, वो उसी को पैसा पेमेंट करने में ये 310 करोड़ खत्म हो जाएगा. मतलब कंपनी अपने पर्पस में इसको यूज ही नहीं कर पाए. अब मेरा क्वेश्चन यहीं पर है कि तो फिर अगर कंपनी ये इतना पैसा उठाने के लिए आ रहा है और वो पैसा बिजनेस में ही नहीं लगा पाएगा, तो फिर इसमें इन्वेस्ट करके कुछ फायदा होगा? ये बिग क्वेश्चन. बात समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? हेलो, यस सर. है ना, ये एक बड़ा क्वेश्चन. अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर जो इनका ओनली 10 to 15% सिर्फ ये इसको दे रहा, मतलब रिटेल को दे रहा है. मतलब हम आप जैसे लोग सिर्फ 10% के आसपास ही इसका शेयर होल्ड कर पाएंगे. ज्यादातर जो बाकी है सब बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, मतलब बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं, मतलब बड़े बड़े कंपनीज हैं, वही लोग इसको होल्ड कर पाएगा. सो रिटेल के लिए ज्यादा जगह है नहीं, जितना है वो भी बिग प्लेयर के लिए है, लेकिन कोई भी खरीद सकता है अगर उन्हें मिल जाए तो. कंपनी रिसेंट ट्रेंड में रिसेंटली जस्ट प्रॉफिट में आ रहा है.
जस्ट प्रॉफिट में आ रहा। चलो ये गुड आइडिया है, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस है, न्यू टाइप ऑफ बिजनेस है, फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर है इस बिजनेस का, फ्यूचर है इसमें, मैं बार बार बात करूंगा। रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। ये इसका एक अच्छा बात है। इसका शेयर का दाम 75 से 80 रखा है, ये आधा होना चाहिए। आई डोंट नो, मतलब अगर 50-60 के रेंज पे होता प्राइस रेंज सही लगता, बट 75-80 थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मतलब एज पर द वैल्यूएशन। और मार्केट एनालिस्ट का अगर आप देखो, मार्केट एनालिस्ट का मैक्सिमम का सोच तो इसके ऊपर नेगेटिव है। अगर आप थोड़ा सर्वे रिसर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब मैटर, जैसे एक मूवी के बारे में भी जैसे बात होता है ना, सिमिलर पॉइंट में बात चल रहा है। अब इतना देर से मैं आपको मूवी मूवी चिल्ला रहा था, आपको लग रहा था कि स्टॉक मार्केट क्लास है कि मूवी क्लास है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। एक स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा इसका भी तो शो ऑन है ना। इसका लिस्टिंग हो गया है, अब ये मार्केट में लिस्ट जब होगा, जैसे मूवी जिस दिन रिलीज करेगा, मूवी रिलीज डेट मतलब मूवी जिस दिन थिएटर में आएगा और ये जिस दिन मार्केट में हिट करेगा, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा, सेम कॉन्सेप्ट है ना। ये टिकट बेचना खत्म हो गया, इसका टिकट बेचने का टाइम था 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। अब यहाँ पर किसको किसको टिकट मिलेगा ये डिसाइड होगा 17 तारीख को। अगर किसी को टिकट नहीं मिलेगा तो उसका रिफंड हो जाएगा 18 को, ठीक है। टिकट मिलने के बाद सीट अलॉटमेंट करेगा कि नहीं करेगा वो 19 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर 11 को, सॉरी डेट ऑफ लिस्टिंग 20 को आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। और 20 को आने ही पता चलेगा कि आज जो हम लोगों ने बात किया ये कितना, मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 80 दाम रखा है ना, थोड़ा बहुत प्रीमियम लिस्टिंग हो सकता है। मतलब 75 to 80, तो अगर 80 में भी अप्लाई किया है तो 85 से 86 के जोन में इसका लिस्टिंग हो सकता है। और सेम डे पे मे बी 100 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है उस दिन मार्केट का हालत क्या है। अगर मार्केट ज्यादा बुलिश में है तो उस बुलिश ट्रेंड के साथ जा सकता है, या फिर 100 जाना मुश्किल है मेरे हिसाब से, हार्डली 6 to 10। अब देखो क्या होता है, आई डोंट नो सर, अभी इसका मुझे प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिल रहा है, बट आई थिंक ये 6 to 10 रुपीज मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि मुझे उतना टाइम और कंसंट्रेशन नहीं मिला इसको एनालिसिस करने का। बट जितना मैं आपको शॉर्ट टाइम में প্রিমিয়াম যাবে, কারণ লসে রয়েছে এখনো আর পুরোটাই অফার ফর সেল স্যার। वही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इशू वही है कि ऑफर पर सेल, यही मेनली बात है। बट क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजिकल कंपनी है ना सर, ये इसका जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इस बिजनेस का। मतलब इसका एक चीज अच्छा है, इसका बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसमें इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, ये इसका पॉजिटिविटी है। सेकेंड थिंग, एक नेगेटिव एरिया जो है दैट इज कि इसका सारा का सारा पैसा पुराने इन्वेस्टर को पेमेंट करने में चला जाएगा। कंपनी के पास न्यू बिजनेस को डेवलप करने के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा, 310 करोड़ का एक पैसा नहीं मिलेगा कंपनी। ये नेगेटिव इशू है। पॉजिटिव इशू है कि बिजनेस इसका तगड़ा है, मतलब फ्यूचर ब्राइट है इसका। आप देख सकते हो इसका ग्रोथ रेट देख के समझ सकते हो। CAGR 30.42% है, मतलब बिजनेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है या बिजनेस का जो ग्रोथ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 30.42%। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज इसका क्लाइंट है, मतलब वर्ल्ड लेवल में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर आता है और उसका जो एफिलिएट कंपनीज है वो इसका कस्टमर, ये सुविधा दे रहा है इसको। अब यही चीज अगर इसका स्टॉक को मूव कर सकता है, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका सामने ले जा सकता है इसको। लेकिन नेगेटिव बात ऐसा है कि करंट बिजनेस के लिए कुछ नहीं है। ये दोनों मिला के थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस होने का चांसेस है, या फिर एट पार जितना बोला है उसी के दाम पे अगर लिस्टेड हो जाए तो। डिस्काउंट में होगा, मुझे नहीं लगता डिस्काउंट में होगा, मुझे लगता है कि प्रीमियम में आएगा, थोड़ा सा प्रीमियम रहेगा। बाकी आप लोग अभी अपना 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 बताओ क्या लगता है आप लोगों को, माथा की মনে হচ্ছে কত আসবে? স্যার আমার তো একবারই মনে হচ্ছে। एट पार। तो बाकी लोगों को कुछ लगता है तो जरूर बताइएगा सर कि क्या दाम पे लिस्टेड हो सकता है। मुझे लग रहा है 6 to 10 रुपीज प्रीमियम में लिस्ट हो सकता है, मतलब लिस्टिंग। उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट अगर उस दिन
बुलिशनेस में रहेगा तो थोड़ा परफॉर्म भी कर सकता है, बट देखो क्या होता है। ये जस्ट मैंने एक रैंडम एनालिसिस दिया, जैसे बाकी पुराना के बारे में तो मैंने काफी श्योर था, इससे पहले मैं 2-3 एनालिसिस दिया था आप लोगों को ना क्लास में, उसके बारे में मैं काफी श्योर था क्योंकि रीजन दिख रहा था, याद है ना सर। इससे पहले ये कुछ आ रहा था स्टॉक मार्केट में, जैसे एक आया था आपका नाम भूल गया मैं, ये आपका हर्षा के बारे में बात किया था, ठीक है। हर्षा तमिलनाडु के बारे में हम लोगों ने बात किया था ना कि नेगेटिव जाएगा, मतलब डिस्काउंट लिस्टिंग हुआ है, वही हुआ है सर। ड्रीम फोक्स और सिरमा के बारे में थोड़ा पॉजिटिव था मैं, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव लिस्टिंग दिया, ये दोनों पॉजिटिव लिस्टिंग दिया, और तमिलनाडु के बारे में मैं थोड़ा नेगेटिव था और वही हुआ है। अब देखो इसके केस में क्या होगा। तो एग्जैक्टली मैं क्या रहा हूँ सर, मैं वोलेटिलिटी को फोरकास्ट कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना सर। ये बेसिकली फोरकास्टिंग वोलेटिलिटी है। अब ये जो आने वाला कंपनी है उसके बारे में फोरकास्टिंग था, अब जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है अब उसके बारे में भी फोरकास्ट कर सकते हो ना, उसके बारे में भी फोरकास्ट कर सकते हो। तो व्हाई यू नीड टू प्रेडिक्ट द वोलेटिलिटी, देयर आर मेनी ऑप्शन स्ट्रेटजीज, मार्केट में बहुत सारा स्ट्रेटजी रहता है, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ विच सोनली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशन ऑफ वोलेटिलिटी। आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ वोलेटिलिटी कैसा है उसके ऊपर। If you have a view of volatility, for example, you expect volatility to increase 12.34% over the next 7 trading sessions, then you can set up option strategy which can profit this view, provided the view is right. सर ये व्यू पे ही चलता है, ये सारा खेल व्यू का है, ठीक है। Also, at this stage, you should realize to make money in stock market, it is not necessary to have a view on the direction on the markets. The view can be on volatility as well. मतलब सिर्फ मार्केट की तरफ व्यू नहीं, वोलेटिलिटी की तरफ भी आपका व्यू होना चाहिए। Most of the professional option trader trade based on volatility and not really the market direction. मैक्सिमम प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वोलेटिलिटी के बेसिस पे ट्रेड करता है, मार्केट डायरेक्शन के बेसिस पे नहीं करता। I have to mention this. Many traders find forecasting volatility is far more efficient than forecasting market direction. ऐसा देखा गया है सर। तो अगर आप सिर्फ वोलेटिलिटी के ऊपर भी अपना मास्टरी बना सकते हो तो भी आप ट्रेड एज ए ट्रेडर काफी अच्छा करोगे। मतलब आपको मार्केट ट्रेंड मार्केट डायरेक्शन को फोरकास्ट करना ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक का वोलेटिलिटी को फोरकास्ट मतलब देखें, मार्केट डायरेक्शन ना देखें कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, नो मैटर्स। मैटर ये करेगा कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है, आपका जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, वो वोलेटिलिटी में उसका कितना परफॉर्म करेगा, मतलब कितना एवरेज जोन से उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस अप एंड डाउन कितना हो सकता है। Now, clearly having a mathematical or statistical model to predict volatility in much better than arbitrarily declaring. मतलब arbitrary का क्या मतलब होता है, मतलब उठाओ बेचो ऐसा नहीं करता है, मैथमेटिकली सोचो, ठीक है। I think the volatility is going to shoot up. There are a few good statistical models such as generalized autoregressive conditional heteroscedastically, ठीक है, जिसको गार्ड्स भी कहा जाता है, हेटेरोस्केडास्टिकली, ठीक है, जिसको गार्ड्स भी कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है, जनरलाइज्ड ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिक, ठीक है। I know it sounds spooky, but that's what it is called. There are several GARDS process. It's to forecast volatility. If you are venturing into the arena, I can straight away tell the GARDS 11 or GARDS 1-2 are better suited process for forecasting volatility. मैं इसके बारे में आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये जो जनरलाइज ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिकली, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बात करता हूँ। सर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है? Implied volatility is like the people's perception on social media. जैसे कि मूवी के बारे में मैंने अभी आपके साथ बात की. It does not matter what the historical data suggests or what the movie analyst is forecasting. The Hateful Eight or Lal Singh Chaddha. People seem too excited about the movie and that is an indicator to how the movie is likely to fare. अगर लोग पागल हैं तो मूवी चलेगा, लोग पागल नहीं है तो मूवी चलने का चांसेस कम है. Likewise, the implied volatility represents the market participants' expectations on volatility. So, on one hand, we have the historical and forecasted volatility, both of which are short-term manufactured. While the other hand, we have implied volatility, which is in sense of consensual. Implied volatility can be thought of as consensus volatility
arrived amongst all the market participants, मतलब मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जो लोग मूवी देखना चाहता है, ठीक है, उनका इमोशंस, उनका इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग प्राइस। मतलब करेंटली जो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स पे आप ट्रेड लेना चाहते हो उसका अंडरलाइंग प्राइस कहाँ है और वहां से वो कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ एन ऑप्शन, मतलब बाकी जो एक्सपायरी तक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज द रिफ्लेक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रीमियम। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कारण ही प्रीमियम का प्राइस में उसी का इफेक्ट आता है। प्रीमियम जो चेंज होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के कारण। तो हेलो सर, कनेक्टेड है आप लोग? Yes, sir. So for these reasons, among the three different types of volatility, the 4 is usually more valued. You may have heard or noticed India VIX. अब India VIX का नाम सुने हो सर? ये आपको NSE वेबसाइट में मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, India VIX on NSE website. India VIX is the official implied volatility index, and that one can track. India VIX is computed based on a mathematical formula. There is a white paper which explains how India VIX is calculated. चलो देखते हैं। सर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को कुछ? सर ये क्या अलग पीडीएफ है क्या? हाँ सर, ये अलग पीडीएफ है। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स के ऊपर एनएसई का इंडिया विक्स बोल के आता है सर, ठीक है। सर इसको शेयर कर देंगे क्या? हाँ कर देंगे, ठीक है। मैं इसका कहाँ से जाके आप इसका रेगुलर निकाल भी सकते हो वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वोलेटिलिटी इंडेक्स इज द मेजर ऑफ मार्केट। सर ये आपका नोट्स है या ये एनएससी का वेबसाइट पे दिया हुआ है? ये एनएसई की वेबसाइट है। कहाँ पे, कैसे, वापस दिखाइए एक बार। ये तो मैंने लिंक में क्रिएट करके रखा था, ठीक है। आप सर एनएसई है में क्या? जाके, ये तो मेरे यहाँ पर लिंक पे था। हाँ एनएससी दिखा है फिर। ये पाथ देखना है मेरे को, पाथ देखना है। अच्छा, दिखाते रुक जाओ। गूगल में लिखे ना एनएसई। यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। इंडिया विक्स डेटा, यहाँ पर आप डेट चूज करो, टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। ये देखिए सर, ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका सर वो नोट्स तुमको देखना था, नोट्स वाला बताइए ना, कहाँ से लाते हैं नोट्स का सेक्शन? अरे नोट्स तो यहाँ पर था, ये मेरे यहाँ पर। अच्छा ये आपका ही नोट्स बनाया हुआ है क्या? इसी के अंदर लिंक क्रिएट किया हुआ था सर। अच्छा तो लिंक क्रिएट किया हुआ था, मैं बस लिंक पे क्लिक करके आपको, सर ये शेयर कर दीजिए ना अभी। ठीक है, मैं कर दूँ। अभी कैसे करूँगा, क्लास के बाद, ठीक है। हाँ क्लास के बाद ही कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह किया हुआ है। अब इसको रीड करोगे ना तो बेसिकली ये सब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है सर, ठीक है। आप लोग स्टैट करते हो ना, तो इस स्टैट का कैलकुलेशन दिखेगा आपको। वोलेटिलिटी इंडेक्स इज द मेजर्स ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ वोलेटिलिटी ओवर द नियर टर्म। Usually during periods of market volatility, market moves steeply up or down, है ना सर, and the volatility index tends to rise. Volatility subsides, volatility index declines.
Volatility index is different from a price index such as Nifty. Volatility index is different from a price index. Nifty से ये अलग होता है, ठीक है? The price index is computed using the price movement of the underlying stock. Volatility index कैसे काम करता है? ये underlying stock मतलब जिस particular stock का आप मूवमेंट देखना चाहते हो, वोलेटिलिटी देखना चाहते हो, उसका करंट प्राइस से वो कितना क्या फ्लक्चुएट कर रहा है उसके ऊपर बेस करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग द ऑर्डर बुक ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स ऑप्शंस एंड इज डिनोटेड एज द एनुअलाइज्ड परसेंटेज। शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज अमेरिका में है सर, शिकागो। CBOE was the first to introduce the volatility index for the US market in 1993. Based on the Standard and Poor 100 मतलब S&P 100 इंडेक्स ऑप्शंस प्राइस, इसके बेसिस में यूएस मार्केट में फर्स्ट टाइम शिकागो ने बनाया। In 2003 the methodology was revised and the new volatility index was based on S&P 500 मतलब इवन न्यू मतलब ये आपका यूएस का ही बात कर रहा हूँ। Since its inception it has become indicator of how market practitioners think about volatility. Investors use it to gauge the market volatility and base their investment decisions accordingly. ठीक है, अब इसमें आपको इंडिया विक्स को देखना पड़ेगा। इंडिया विक्स क्या है? वही इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स कंप्यूटेड बाय एनएससी। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैलकुलेट करता है निफ्टी के ऑर्डर बुक से ऑप्शंस के। फॉर दिस द बेस्ट bid ask quotes of near the next month nifty options contracts which are traded on the F&O segments of NSE are used in India. India VIX indicate the investor perception of the market volatility in the near term. That is, it depicts the expected market volatility over the next 30 calendar days. ठीक है, higher the India VIX values, higher the expected volatility and vice versa. ठीक है, lower होने से volatility lower, higher होने से volatility। अब इसको धीरे धीरे मैं आपको computations वगैरह कैसे क्या हो रहा है ये भी मैं थोड़ा बताऊंगा, बट बेसिकली ये सब स्टैटिस्टिकल है। अब देख सकते हो किस तरह से सिग्मा स्क्वायर के ऊपर बेस करके स्टैटिस्टिकली सारा का सारा चीजें कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो सब सारा चीज स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। टाइम टू एक्सपायरेशन टी कैसे कैलकुलेट किया गया, ठीक है, उसके बेसिस में ये सब कैलकुलेट किया गया। आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद से भी एक बार जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पर आप पुट बीट, पुट आस्क, कॉल बीट, कॉल आस्क, सारा स्ट्राइक क्या था, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्राइक ऑप्शन जो था, तो उसके बेसिस में ही इसका वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करके इसका डिटेल्स एनएससी के साइड में आपको मिलता है, और उसके ऊपर बेस करके आप अपना मतलब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते। ठीक है, मैं अभी और इस मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाता। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा डेटा का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर लेता हूँ, फिर ये वाला टॉपिक में बात करूँगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक में बात कर लूंगा और आपको भी मैं शेयर कर लूंगा, तो आप लोग भी एक बार खुद से भी गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, तो आगे आगे कैलकुलेशंस भी देख लेंगे सर, नो इशू। If you find the computation a bit overwhelming, then there is a quick wrap on what you need to know about India VIX. आपको एक्चुअली क्या जानना चाहिए। ठीक है, NSE computes India VIX based on book of Nifty's options. ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन करता है ना वोलेटिलिटी इंडेक्स को, ये बेसिकली निफ्टी के जो ऑर्डर बुक होते हैं ना ऑप्शंस का, वही से करते हैं। The best bid ask rates for the near month and next month. अब नियर क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये सारा चीज मैंने फ्यूचर में ही बता के आया। इनका फ्यूचर नहीं हुआ है, वो फ्यूचर जब करेगा तो और डिटेल्स में देख लेंगे। The best bid ask rates for near month and next month Nifty option contracts are used for computation of India VIX. India VIX indicates the investor perceptions of the market volatility in near term, that is next 30 calendar days में volatility के बारे में बात करते हैं। Higher the India VIX values, higher the expected volatility and vice versa. When the markets are highly volatile, market tends to move steeply, and during such time the volatility index tends to rise. ठीक है, volatility index decline कब, volatility index decline कब करता है? Volatility index decline करता है when market becomes less volatile. Volatility indices such as India VIX are sometimes also referred to as the fear index. लोग डरते हैं इससे, because the volatility index rises, one should becomes careful. जब volatility index बढ़ता है ना, तो लोगों को careful हो जाना चाहिए, as the market can move steeply into any directions. आपको बात सुबह आज आप लोग यही सब बात कर रहे थे, ठीक है, तो एक्चुअली आपको सावधानी देने के लिए ना है, उसका भी औजार है, यू हैव टू यूज दिस थिंग्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स यूज वोलेटिलिटी इंडिसेस टू गॉज द मार्केट वोलेटिलिटी एंड मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये मैं आज आपको बस इसका एरिया बता रहा हूँ।
वोलेटिलिटी इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट इंडेक्स. निफ्टी बैंक इस सब से थोड़ा अलग होता है. Nifty measures the direction of the market and is computed using the price movement of the underlying stock, whereas India VIX measures the expected volatility and is computed using the order book of the underlying Nifty options. By Nifty's number, India VIX is denoted as an annualized percentage. ठीक है, निफ्टी नंबर होता है, लेकिन ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है ये परसेंटेज में बात करता है, वो भी एनुअल परसेंटेज. ठीक है. Further, NSE publishes the implied volatility for various strike price for all options that get traded. जितना सारा options trade होता है ना, उसका एक implied volatility भी publish करता है. You can track this implied volatility by checking the option chain. For example, here is the option chain of Cipla with all intrinsic values marked out. आप देख सकते हो यहाँ पर. तो इसको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इसको आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहो. ठीक है, आईबी. सॉरी, मैंने आईबी देखते ही इंट्रिंसिक वैल्यू बोलने का ना थोड़ा आदत है. सॉरी सर, ये एक्चुअली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है. ठीक है, पर्टिकुलर ऑप्शंस का स्ट्राइक के बेसिस में आपको कॉल के केस में और पुट के केस में दोनों का दिया हुआ है. मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो. ये सिप्ला का है सर. सिप्ला का करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 667. सर ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देख के कैसे ऑप्शन लेंगे, कॉल लेंगे या पुट लेंगे? वो तो मैं बाद में बताता हूँ सर. पहले मैं आपको वोलेटिलिटी कैसे चेक करना है वो तो दिखा दूँ. इसके एप्लीकेशंस पे तो बात करना है, पहले भेगा समझ लेते हैं, उसके बाद सारा चीज को इकट्ठा करना है ना. पहले ये क्या है चीज वो तो देख लीजिए. जैसे आप देखिए, सारा पॉइंट पे ही बात करूंगा सर, लेकिन पहले पॉइंट क्या है वो तो जान जाए. इधर आपको वोलेटिलिटी नजर आ रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. ठीक है, ये सिप्ला का कॉल है और इधर आपका पुट है. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन प्राइस में, स्ट्राइक प्राइस में आपको अलग अलग परसेंटेज पॉइंट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नजर आ रहा है. ठीक है, अब इसको कैसे रीड करना है और इसके बेसिस में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसी को तो जानना है धीरे धीरे. The implied volatility can be calculated using standard options calculator. We'll discuss more about calculating implied volatility and using implied volatility setting up trades in subsequent chapters. For now, we will now move over to understand Vega. ठीक है, पहले थोड़ा Vega देख लेते हैं. मैं आपको बताऊंगा सर, सारा पॉइंट पे डिस्कस करूंगा. एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कशंस और ज्यादा कर पाऊंगा. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि सर Vega या रियलाइज्ड वोलेटिलिटी, मतलब स्टार्टिंग से जो मैं बात कर रहा हूँ, realized volatility is pretty much similar to the eventual outcome of the movie, which we would get to know only after the movie is released. Likewise, जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक का लिस्टेड होना या फिर स्टॉक का परफॉर्मेंस डे. ठीक है, likewise the realized volatility is looking back in time and figuring out the actual volatility that occurred during the expiry series. The realized volatility matters especially if you want to compare today's implied volatility with the respect of the historical implied volatility. मतलब पुराने टाइम पे क्या हुआ है और आज क्या चल रहा है. We'll explore this angle in detail when we take up option trading strategy. को समझ में आ रहा है ना सर? हम लोग आगे आगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बात करेंगे, तो ये सब सारा चीज हम लोग थोड़ा. सर जितना ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा मतलब उतना दिन मार्केट भाग सकता है, तो ऊपर या तो नीचे, और उसको आपको सावधान हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैसे, ये नहीं बता सकते, ये मतलब ये नहीं हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते कि मार्केट बेरिश होगा या बुलिश. नहीं सर, बेरिश होगा कि बुलिश होगा वो सारा चीज ही आप रीड कर पाओगे. ठीक है, लेकिन वोलेटिलिटी रहेगा ये आपको पहले देखना पड़ेगा. अच्छा, मैं एक एक करके आऊंगा, सारा पॉइंट पे आऊंगा. सारा पॉइंट पे आऊंगा सर, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, आऊंगा. थोड़ा वेट कर. तो एक्चुअली इतना सारा बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना. क्वेश्चन इज दैट इतना सारा बात करने के पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रीक को ढूंढ रहे हैं, और वो ग्रीक कौन है? भेगा. कुछ पॉइंट मैंने डिटेल्स में नहीं बोला, जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया और निकल गया और बोला कि नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे. यस, सारा चैप्टर
एक एक करके आना है ना सर, तो सारा चीज एक साथ करके ना फिर लास्ट में मार्च करेंगे। तो आप बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतना दिन में मैंने जो जो चीज पढ़ाया आप लोग ना उसको एक बार मतलब रिवाइज करें घर पे, ठीक है? नहीं तो क्या है ना, आप लोग कनेक्ट करने के टाइम पे थोड़ा दिक्कत ना जाए। Now, point is that now बेगा क्या है? Have you noticed this? Whenever there are heavy winds and thunderstorm, the electrical voltage in your house starts fluctuating violently. ये होता है, ठीक है? And with the increase in voltage fluctuation, there is chance of voltage surge, and therefore the electronic equipment may get damaged. है ना सर? So basically, electrical voltage जैसे up and down होता है, ठीक है? Similarly, when volatility increases, the stock or index price starts swinging heavily. To put this in perspective, imagine stock is trading at rupees 100. कोई भी एक particular stock 100 में है. Volatility अगर increase करता है, the stock can start moving anywhere between 90 and 110. So when the stock hits 90, all put options writers start sweating, as the put options now stand a good chance of expiring in the money. Similarly, when stock hits 110, all call options writer would start panicking, as well all call options now stand a good chance of expiring in the money. है ना? जैसे कम हो जाएगा पुट ऑप्शंस राइटर का चिंता हो जाएगा, जैसे 110 हो जाएगा कॉल ऑप्शंस राइटर का चिंता हो जाएगा, है ना? अब ये पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस का क्या खेल है, ये सब बेसिक्स में पढ़ा गया, मतलब एकदम स्टार्टिंग लेक्चर से ऑप्शंस का. Now therefore, irrespective of calls or puts, when volatility increases, the options premium have a higher chance to expire in the money. Now think about this. Imagine you want to write 500 call options. ये आपका strike है. When the spot is trading at 9475, spot चल रहा है 475 में, आप strike करना चाहते हो 500 में. 10 days to expire. 10 दिन बाकी है. Clearly there is no intrinsic value, but there is some time value. Hence assumption the option is trading at rupees 20. Would you mind writing the options? मतलब क्या आप सेलर बनना चाहोगे? You may write the options and pocket the premium 20. क्या आप 20 premium collect करना चाहोगे? I suppose, however, what if volatility over the 10 days period is likely to increase? Maybe election result or corporate results, मतलब या तो election results मतलब political results या फिर कोई company का corporate results are scheduled at the same time. Will you still go ahead and write the options for rupees 20? क्या आप seller बनोगे? Maybe not. As you know, with the increase in volatility, the option can easily expire in the money, hence you may lose all the premium money. आप सारा का सारा प्रीमियम खो बैठोगे सर, आप सारा का सारा प्रीमियम खो बैठोगे, इसका चांसेस है, इसका चांसेस है. If all option sides start fearing the volatility, then what would compel them to write options? तो फिर राइट ऑप्शंस को राइट करने के लिए क्या चीज बाध्य करेगा? क्लियरली हायर द प्रीमियम अमाउंट वुड बी. अगर प्रीमियम अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो शायद ऑप्शंस राइटर आके अभी बाय करने के लिए मतलब सेल करने के लिए सोचेगा, है ना? अगर प्रीमियम वैल्यू ज्यादा हो जाए, इफ द प्रीमियम वाज 30 और 40, 20 के जगह, यू मे जस्ट थिंक अबाउट राइटिंग द ऑप्शंस. 20 प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 30-40 अगर मिल जाए 20 के जगह तो आप शायद सोचोगे. In fact, that is exactly what goes on when volatility increases. Option writers start fearing that they could be caught writing options that can potentially transition into the money, in the money. But nonetheless, fear too can be overcome for price. Hence, options writers expect higher premiums for writing options, and therefore the premium of call and put options go up when volatility is expected to increase. जब volatility market में बढ़ता है, तब तक premium value भी बढ़ जाता है. अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसका चर्चा मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा. ये यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, कॉल ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी. जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ता है तब तक कॉल ऑप्शंस प्रीमियम इंक्रीज करने जाता है, तब तक कॉल ऑप्शंस प्रीमियम इंक्रीज करते जाता है. इधर ये आपका ये वोलेटिलिटी एरिया है और इधर आपका प्रीमियम वैल्यू. ये एक्स एक्सिस में आपका वोलेटिलिटी है, ठीक है? वोलेटिलिटी 15 से 18 हुआ, 21, 24, 27, जितना वोलेटिलिटी इंक्रीज कर रहा है उतना ज्यादा आपका प्रीमियम वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है. ये कॉल ऑप्शंस प्रीमियम. तो कहने का मतलब ऐसा है कि वोलेटिलिटी प्रीमियम को इफेक्ट करता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में आपके साथ ये कैसे इफेक्ट करता है, किस तरह से इफेक्ट करता है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. यहाँ पर पुट ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी का भी एक ग्राफ आपको देखने को, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी बात करता हूँ सर. एक्चुअली सर थोड़ा सा ना एक साथ इतना बात करने में दिक्कत भी हो रहा है, बिकॉज
काफी दिन तक थोड़ा सा इश्यूज था, हेडेक था, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा तो और थोड़ा बताने में सुविधा रहेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको मैं इसका एक्चुअल एप्लीकेशंस के साथ बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे आप ऑप्शन चेन को यूज करोगे और ऑप्शन चेन को यूज करके आप इसको कैसे रीड करोगे और आपका क्या डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, और फिर मैं ग्रीक इंटरेक्शंस भी करूंगा। ठीक है, ग्रीक इंटरेक्शन मतलब सारा ग्रीक को एक साथ लेके कलेक्ट करना। ठीक है सर, बाकी कंटिन्यूएशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। जब चौथा ज्योति आज और कोई क्लास नहीं होगा सर। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, ओके सर। ओके सर, टाटा। हाँ सर बोलो सर। सैटरडे को क्लास होगा क्या? सैटरडे ये फ्राइडे शायद क्लास नहीं होगा। एक्चुअली मैं अभी भी नेटिव में हूँ, मैं कोलकाता रिटर्न करूंगा कल। ठीक है, तो अगर मैं कल रिटर्न करता हूँ तो कल का क्लास ऑफ ही रहेगा आप लोगों का। सैटरडे अगर कल का क्लास ऑफ रहता है तो सैटरडे या संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, और मैं सोच रही हूँ सैटरडे का ना हम लोगों का एक वर्कशॉप है यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का, तो जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर होगा तो संडे होगा एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर हो सके तो मैं संडे ही प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, ओके कल का सर, क्लास बाय। थोड़ा, हाँ ठीक है, बाय। सर सर हाँ बोलो सुमित जी, बोलो। सर वो एक क्लास अरेंज कर दीजिएगा ना सर, वो बोले थे ग्लोबल पैरामीटर्स के हाँ ऊपर। हाँ हाँ हाँ, मैं कर दूंगा सर। वो एक कीजिएगा सर, और एक सर वो जो अभी एक डेटा दिखा रहे थे ना व्हाइट पेपर वाला, हाँ हाँ कुछ हाँ, नोट्स। वो मैं शेयर हाँ कर वो देता हूँ, शेयर कर। हाँ ठीक। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। बाय सर। ओके सर, बाय। স্যার হ্যাঁ বল তো স্যার। স্যার রিজার্ভ ব্যাংকের একটা নতুন কনসেপ্ট এসছে, আপনি দেখেছেন ই রুপি বলে? না